नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। आप सभी के साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। पीसीसी चीफ दीपक बैज का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैं भी किसान का बेटा हूं, किसानों की जानकारी मुझे भी है। सरकार को 1 नवंबर से धान खरीदी करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव पर बीजेपी डरी हुई है, जिससे चुनाव प्रक्रिया का फैसला नहीं कर पा रही है। चुनावों को लेकर हमारी तैयारियां पूरी हैं। निकाय और पंचायत चुनाव में कांग्रेस कार्यकर्ता ही जीतेंगे। वहीं राजस्व मंत्री यहां टंकराम वर्मा ने कहा कि किसानों की जानकारी मुझे है। 1 नवंबर को धान गीला होता है, जिससे 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो जाएगी। इस पर पलटवार करते हुए पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि मैं भी किसान का बेटा हूं, कोई उद्योगपति का बेटा नहीं। किसानों के बारे में मुझे भी जानकारी है। सरकार को 1 नवंबर से धान खरीदी करनी चाहिए। तो बैज ने बीजेपी पर निशाना साधा। आपको बताते चले कि बैज ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए साफ तौर पर कहा कि मुझे किसानों के बारे में ज्यादा जानकारी है। मैं किसान का बेटा हूं, इसलिए किसानों की सभी चीजों को मैं बड़ी बारीकी के साथ समझ पाता हूं। इसमें देखिए, बड़ी पार्टी है, समय लगता है, वक्त लगता है। डेट बता पाना तो संभव नहीं है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं हम लोग। दिवाली से पहले आ जाए हम लोग का ये प्रयास। माफिया राज तो अभी चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के राज। कई राशन आज भी गांव में नहीं मिल पा रहा है। कई चना आज भी गायब हो रहा है। बस्तर कंदरूड़ी क्षेत्रों में चना नहीं मिल रहा है। बहुत सप्लायरों के यहाँ चना चावल, हमारे गरीबों का चावल और चना बहुत सप्लायरों के यहाँ दुकानों में मिल रही है। तो भारतीय जनता पार्टी सरकार चला नहीं पा रही है, राशन सही समय में नहीं दे पा रही है। और जब 15 साल में थे तो कितने लोगों को राशन कार्ड काटे थे। महिलाओं को चुनाव से पहले राशन कार्ड उनके नाम से बनाना, फिर चुनाव खत्म होने के बाद उनके नाम से राशन कार्ड को काटना, वो दिन भी हम लोगों ने देखा है। लोग, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी थे, तो लोग जब भेंट मुलाकात हुई तो वह लोग वहां राशन कार्ड मांगने आते थे, उनका राशन कार्ड बना। तो कांग्रेस ने क्या गलत किया? भारतीय जनता पार्टी के पास पैसा नहीं है कि गरीबों को राशन दे सके, इसलिए फिर से वही 15 साल की पद्धति अपनाकर फिर राशन कार्ड काटने का काम कर रही है। कांग्रेस इसका विरोध करती है। कार्यकर्ता सम्मेलन न देते हुए इसे गुटबाजी की शक्ति प्रदर्शन कराती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस 10 महीने में पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। 5 साल बाद कार्यकर्ताओं की याद आ रही है। अरे हमने तो, भारतीय जनता पार्टी तो हमारी सरकार थी, 4 साल बाद घर से बाहर निकले। हम लोग तो 6 महीने के अंदर ही अपने कार्यकर्ताओं के साथ हम सड़क से लेकर सदन तक हम लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं इससे परेशान है। विधानसभा घेराव कम था क्या? न्याय यात्रा सरकार के लिए कम था क्या? मतलब हर मुद्दों को लेकर कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है, कहीं गुटबाजी नहीं। हम दक्षिण विधानसभा चुनाव, उपचुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी मजबूती से तैयारी कर रही है। बल्कि दक्षिण विधानसभा उपचुनाव में जिस तरह से वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल जी को किनारे कर भारतीय जनता पार्टी पेशो पेश में है, मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से कांग्रेस दक्षिण बाई इलेक्शन मजबूती से चुनाव लड़ेगी। देखिए, नगरीय निकाय चुनाव या फिर पंचायत चुनाव, ये सीधे सीधे हमारे छोटे कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं और जमीनी स्तर के कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं। तो निश्चित रूप से हम युवाओं को मौका देंगे। और पिछले समय में बहुत सारे युवा पार्षद, सरपंच बनकर कांग्रेस पार्टी से आए थे। इस समय भी हम युवाओं को बराबर हम मौका देंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और सरकार नगरीय निकाय चुनाव को लेकर पूरी तरह से डरी हुई है। इसलिए ये चुनाव को आगे बढ़ाने के लिए टाल मटोल कर रही है। न डायरेक्ट करेंगे या इनडायरेक्ट चुनाव करेंगे, अभी तक फैसला नहीं ले पाई है। भारतीय जनता पार्टी सरकार को कुछ अलग फीडबैक देती है और सरकार कुछ अपना अलग सोच रही है।
मतलब दोनों नगरीय निकाय चुनाव को लेकर असमंजस की स्थिति है। लेकिन कांग्रेस ने तो मन बना दिया है कि नगरीय निकाय चुनाव दमदारी के साथ लड़ेंगे, चाहे डायरेक्ट चुनाव हो या इनडायरेक्ट चुनाव हो, और युवाओं को बराबर इसमें मौका मिलेगा। उनका कहना है कि जनता को जवाब देना पड़ेगा कांग्रेस को। जनता को तो जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा इस 9 महीने की सरकार में, इसलिए क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव शहरी क्षेत्रों में अपराध बढ़ गया है, आपराधिक घटनाएं बढ़ गई है, माता बहनें सुरक्षित नहीं है, चाकूबाजी लगातार बढ़ी हुई है, और बिजली बिल इतना महंगा हो चुका है, हर चीज महंगाई हो चुकी है। अभी तक नगरीय निकाय चुनाव में इस 9 से 10 महीने में किसी नगरीय निकाय क्षेत्रों में 1 रुपए काम भी नहीं हुआ है, ना शिलान्यास हुआ है। जो भी काम है पूर्ववर्ती सरकार का ही है, कांग्रेस सरकार की योजनाओं को अभी भी चल रही है, और अभी भी भूमि पूजन या फिर लोकार्पण अभी भी चल रहा है। तो इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस को नहीं, भारतीय जनता पार्टी को जनता के बीच में जाने के लिए उनको मुझे लगता है कि पसीना बहाना पड़ेगा। तो कोई चाहने से और नहीं चाहने से इसमें कुछ होने वाला है क्या? वो तो सरकार का निर्णय है। सरकार जो निर्णय कर ले कांग्रेस उसके लिए तैयार है। दीपक बैज के उद्योगपति का बेटा है, तो इस तरह का बयान, कौन किसान का बेटा नहीं है, कौन किसान का बेटा है। हम किसान की बात कर रहे हैं, हम धान की बात कर रहे हैं, हम टंकराम वर्मा जी की बात नहीं कर रहे। धान खरीदी 1 नवंबर से शुरू होना चाहिए, पिछली सरकार ने भी 1 नवंबर से शुरुआत की थी। तो आखिर सरकार क्यों टाल मटोल कर रही है? क्या केंद्र सरकार के दबाव में है? क्या किसानों से कोई षड्यंत्र करने जा रही है? 15 साल किसानों के साथ षड्यंत्र की। लेकिन मैं समझता हूं धान खरीदी, फिर भी मैं बोल रहा हूं कि धान खरीदी 1 नवंबर से शुरुआत होना चाहिए, और बहुत से धान जो छोटे दान है वो पक चुके हैं, और किसान आप तो देख रहे हैं कि अगर धान पक चुका है तो सीधा खेत से सीधा सोसाइटी में ले जाते हैं। तो इसलिए कि धान 1 नवंबर से शुरुआत होना चाहिए, लेकिन ये सरकार की नीयत साफ नहीं है किसानों के लिए, इसलिए इस तरह की टाल मटोल कर रही है। तो पिछले चुनाव से बोल रहे हैं, यही बोल बोल के चुनाव के बाद जनता में गए तो ये महादेव बंद क्यों नहीं हुआ? तो ये सिगुफा है। भारतीय जनता पार्टी जब जब चुनाव आता है ना, तो उनको कभी महादेव याद आएगा, कभी तो और किसी चीज याद आएगा, कभी ईडी और कभी सीबीआई याद आएगा। तो भारतीय जनता पार्टी आखिर इतना घबराई हुई क्यों है? तो महादेव ऐप में मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अभी भी कमीशन खा रही है, उनके नेता अभी भी कमीशन पे काम कर रहे हैं, इसलिए महादेव अभी भी बंद नहीं कर रहे। देखिए, आग कहीं ना कहीं लगती है तो धुआं उठता है। ये दीपक बैज नहीं कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील भी पिछले समय आंदोलित किए इस मसले को लेकर, और सिर्फ हम नहीं, ईवीएम पे सवाल तो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी उठाए थे। शायद मुख्यमंत्री जी को याद नहीं है, याद दिलाना चाहता हूं कि लाल कृष्ण आडवाणी जी ने ईवीएम पे सवाल उठाए थे। जरा एक बार उनको इतिहास का पन्ना थोड़ा सा पलट के देखना चाहिए। तो उस समय भारतीय जनता पार्टी को विश्वसनीयता नहीं था, और लाल कृष्ण आडवाणी नंबर 2 के नेता थे भारतीय जनता पार्टी, फिर अभी क्यों इतना विश्वास नहीं होगी? तो देखिए, हरियाणा। वहीं कांग्रेस के मीडिया प्रभारी सुशील आनंद शुक्ला ने बताया कि महादेव सट्टा क्यों बंद नहीं हो रहा है। इस मामले में उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की डबल इंजन की सरकार बने 10 महीने हो गए हैं, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, लेकिन वो भी महादेव सट्टा ऐप को बंद नहीं करवा पा रहे हैं। बंद क्यों नहीं हो रहा है, महादेव सट्टा क्यों नहीं बंद हो रहा है, ये बड़ा सवाल है। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बने 10 महीने हो गया, केंद्र में भाजपा की सरकार है जो पूरी तरीके से सक्षम है। भारत सरकार से बड़ा तो कोई नहीं। एशिया में सबसे ताकतवर सरकार कोई है तो भारत सरकार है, वह क्यों नहीं बंद करवा पा रही महादेव सट्टा ऐप को। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके यह दावा किया था कि महादेव सट्टा ऐप का असली मालिक शुभम सोनी है, तो फिर आप सौरभ चंदाकर को गिरफ्तार करके अभी असली मालिक बता रहे हैं। तो उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो शुभम सोनी ने दावा किया था और जिसके वीडियो को भारतीय जनता पार्टी ने प्रसारित किया था और जारी किया था,
दोनों में सच्चाई क्या है, भारतीय जनता पार्टी को इसको स्पष्ट करना चाहिए। सब्जी मंडियों पर भी दाम बढ़ते जा रहे हैं, क्या लगता है? हर वस्तु के दाम बढ़ गए हैं। आप देखिए खाद्य तेल के दाम तो 20% अचानक सरकार ने आदेश निकाल के टैक्स लगा के बढ़ा दिया है। सब्जियों के दाम, टमाटर आज 80 से 90 रुपए किलो है, आलू 45 रुपए किलो है, प्याज 55 रुपए किलो है। हर सब्जी आम आदमी के पहुंच से दूर है। दाल के दाम तो पहले ही बढ़ चुके थे, सरसों तेल के दाम पहले ही बढ़ चुके थे, और पेट्रोल डीजल के दाम तो बेतहाशा बढ़े हुए हैं, जबकि क्रूड ऑयल के दाम सस्ते हैं। तो यह जो महंगाई है, यह केंद्र सरकार प्रायोजित महंगाई लगती है। यदि केंद्र सरकार आज इच्छा शक्ति दिखाए तो पूरे देश में 30 से 35% महंगाई एक झटके में कम हो सकती है। लेकिन किसानों को ये जो फल सब्जियों का लाभ है, जो दाम बढ़े, किसानों को नहीं मिल रहा है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि सरकार की नाकामी, कर्मठता के कारण दाम बढ़े हैं। आज जो टमाटर खुदरा मूल्य में 90 रुपए किलो बिक रहा है, वही टमाटर यदि आप मंडी में जाएंगे तो 40 से 45 रुपए किलो बिकता है। इसका मतलब यह है कि बीच में बिचौलिए ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। सरकार इसको रोक पाने में, खाद्य विभाग इसको रोक पाने में पूरी तरीके से असफलता है। राजधानी रायपुर में चोरों की लगातार यहां पर हौसले बुलंद हो रहे हैं। चोर घटनाओं को लगातार अंजाम दे रहे हैं। न्यू राजेंद्र नगर थाने में चोरों के हौसले बुलंद हैं। चोरों ने एक हफ्ते में 2 बार एक ही दुकान पर यहां पर लगभग 13 लाख के आरआर केबल्स की चोरी की है। पुलिस चोरों की तलाश में लगातार जुटी हुई है। बिजली दुकान में अमलेडी रोड में वायर की चोरी हुई है। इसमें प्राथमिकी दर्ज की गई है, विवेचना की जा रही है और पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है आरोपी को खोजने का। जी, 13 लाख की चोरी बता रही है। इसमें उसके कोई कर्मचारी या उसके जानकार ही इसमें इन्वॉल्व है, जो वायर डंप यार्ड से निकाल के ले जा रहे हैं। जी, कार्रवाई कहाँ तक पहुंची? कुछ संदिग्ध हाथ लगे? कुछ गाड़ियां मिली थी, इसको हम तस्दीक किए हैं। वो क्राइम में सस्पेक्ट थे, लेकिन वो चोरी करना नहीं पाए हैं। हम आसूचना के आधार पर और सूचना संकलन करके विधिवत कार्रवाई करके जल्द से जल्द आरोपी गिरफ्तार होंगे। सर, ये बहुत अजीब सी बात है कि जो थाना क्षेत्र है आपका, थाना 200 मीटर में थाना है और चोरी हो रही है। 200 मीटर में नहीं है, लगभग आधा किलोमीटर में है जरूर। और वो जो गोडाउन है पीछे है, मेन दुकान में चोरी नहीं हुई है, गोडाउन पीछे है जहाँ से सामान निकाल के ले गए हैं अज्ञात चोर। ठीक, जल्द पकड़ने को जल्द से जल्द आरोपी कुछ मिल गए हैं, सुराग मिल, जल्द जनता के सामने लाएंगे हम। जी, आपका परिचय बताइए। मेरा नाम शोभित है, मैं श्री इलेक्ट्रिकल में यहाँ पे मतलब मेरी दुकान है ये। यहाँ पे सर मंडे रात को लगभग मतलब संडे रात में चोरी हुई थी। मंडे हम जैसे ही घुसे इस कंडीशन में शटर था और यहाँ पे कुछ वायर के मतलब बंडल्स थे और कुछ बंडल वो बाथरूम के पास में थे। लगभग यहाँ पे सर 15 से 17 कार्टन लगभग वायर के चोरी हुए हैं और उसके बाद हमने FIR करवाई और FIR के बाद सर अभी 4 दिन सिर्फ हुए हैं और ये मेरा कल वापस से माल उतरा है और आज मतलब ये फिर चोरी हो गया। सुबह जैसे हम मॉर्निंग में दुकान में आए हैं, हमारे लगभग फिर 15-17 कार्टन गायब हुए हैं और टोटल में हमारी सर जो चोरी हो गई है 12 से 13 लाख की हो गई है। 2 बार हो गई चोरी? 2 बार चोरी हो गई है। आपका थाना नजदीक है? बिल्कुल, राजेंद्र नगर थाना हमारे पास में है। मतलब दुकान मेन रोड की है, पेट्रोलिंग होती है नहीं होती हमें पता नहीं है, पर उसके बाद भी चोरी हो रही है और बार बार ये चीज़ें रिपीट हो रही है। पुलिस वाले का क्या कहना है? पुलिस वाले सर बोल रहे हैं कार्रवाई चल रही है, कैमरे में हम देख रहे हैं। हमने उनको पूरी डिटेलिंग दी जिनके ऊपर हमें डाउट है। सामने गार्ड मतलब सामने कॉलोनी में गार्ड है, उनसे पूछा गया। मतलब पुलिस वाले शायद कार्रवाई कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं चोरी है और किसी। अच्छा, ये किसके ऊपर शक है आपको? है सर हमें शक तो ऐसे जिनके ऊपर है इलेक्ट्रिशियंस वगैरह जो है, जो कोई नो नहीं है या तो ट्रांसपोर्ट से गाड़ियाँ आती हैं उनके जो लेबर होते हैं शायद वो हो सकते हैं या तो इलेक्ट्रिशियंस हो सकते हैं। जो भी डिटेल हमारे पास है हमने सब पुलिस को फॉरवर्ड करी है और उसके बाद भी 4-5 दिन हुए हैं, सिर्फ 4 दिन ही हुए हैं, शायद संडे है और लास्ट मतलब मंडे को चोरी हुई और आज फिर वो चोरी हुई और सेम कंडीशन में हुई है और उतनी ही माल की चोरी हुई है। एक हफ्ते में 2 बार चोरी? एक हफ्ते में 2 बार चोरी, मेन रोड की दुकान में। थाना हमारी दुकान से 4 कदम दूर है। रायपुर प्रेस क्लब के बाहर विजयदशमी के दिन अनूठे रावण का दहन किया गया। रावण का पुतला तैयार किया गया जिस पर गलत विज्ञापन नीतियों के पोस्टर चिपकाकर सभी ने गलत विज्ञापन नीति का विरोध करते हुए प्रतीकात्मक रावण के दहन में हिस्सा लिया। सबसे पहले रायपुर प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष अनिल
यहाँ पुरस्कर ने प्रभु श्री राम की पूजा अर्चना की, जिसके बाद रावण का दहन किया गया। सत्य पर सत्य की जिस पर एक नई पहल की है, जिस प्रकार से प्रेस क्लब जिस प्रकार से एक जो कार्रवाई हो गई उसको एक नई पहल की शुरुआत की, क्या कुछ करना चाहेंगे, क्या मैसेज देंगे? भाई हल्ला मत करो। हमारा विरोध ये है कि जो पिछली सरकार में 5 साल में जो है विज्ञापन होटल फ्री खास करके छोटे मोटे, उसके लिए कोई नीति बनी नहीं। और आज भी जो है जो पिछली सरकार के जो दलाल थे वो आज भी वही उन्हीं को पैसा मिल रहा है। तो आप विज्ञापन के नाम पे पत्रकारों को कब तक दबाओगे? विज्ञापन के नाम पे कब तक आप कलम को रोकोगे? हमारा ये कहना है, हमने ये माना है कि जो विज्ञापन नीति है, गलत विज्ञापन नीति है, जिसमें अन्याय है, पक्षपात है, तो जब आप हर जगह, रावण तो है नहीं, रावण तो युगों पहले दहन हो चुका है। जब रावण युगों पहले दहन हो चुका है पूरे देश में, हर जगह, पूरी दुनिया में हर जगह रावण का जहाँ दहन होता है, तो उसको अच्छाई की जीत के लिए उसको जलाया जाता है, बुराई का वो प्रतीक माना जाता है। तो बुराई, अन्याय और पक्षपात के रूप में हमको लगा कि विज्ञापन जो है वो रावण का प्रतीक है, तो हमने उसको स्वरूप में चलाना चाहा। इस पर कुछ लोगों को आपत्ति लग गई, उनको लग रहा था कि हम सरकार का विरोध कर रहे हैं। हम अगर ऐसा होता सरकार हमारा विरोध कर, या सरकारी सत्तारूढ़ दल विरोध करते, हमारा ना सत्ता से विरोध है, ना सरकार से विरोध है, हमारा जो है गलत नीति है उससे विरोध है। जो पत्रकार जो है विज्ञापन से वंचित हो रहा है, जिसकी नौकरी जा रही है, जिसको तकलीफ हो रही है, हम उसके साथ खड़े, और हम इस मामले में सरकार से बात भी करेंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि रावण जला दिए और भूल गए, लेकिन जिनको ये काम करना चाहिए वो ये काम कर नहीं रहे हैं, उल्टा इस काम में बाधा डाल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, हम वैधानिक कार्रवाई की चेतावनी। अरे क्या वैधानिक कार्य करोगे? तो सड़क पे चल रहा है। दूसरा, हमारे पास प्रशासनिक अनुमति है, और कार्रवाई जिसके खिलाफ करना चाहिए उसके खिलाफ तो कर नहीं रहे हो। जिसके खिलाफ लिखित शिकायत है कर्मचारियों, खुद कर्मचारियों की लिखित शिकायत थी कि इसने मकान के लिए हमारे पैसा दिया, कार्रवाई नहीं कर रहा है, तो आप उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई कर नहीं सकते। और जो अच्छे काम कर रहा है, जो पत्रकारों के हित में काम कर रहा है, उसके खिलाफ आप कार्रवाई करने की बात करते हैं। तो हमारा विरोध जो है वो विज्ञापन का नहीं है, विज्ञापन नीति का, गलत विज्ञापन नीति का है जो पिछली सरकार की थी, और हम उसमें सुधार के लिए सरकार से बात करेंगे, न्याय का बात करेगा। और ये जो है शुरुआत, और ये आप मान के चलिए जैसे असत्य पर सत्य की जीत होती है, बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, अन्याय पर न्याय की जीत होती है, वैसे ही ये जो है विज्ञापन नीति पर कलमकारों की जीत है। जांजगीर चांपा में प्रतिवर्ष की तरह इसी साल लगभग कई थाना चौकियों में शास्त्रों का विधि विधान से थाना प्रभारियों द्वारा पूजा किया गया। आपको बता दें कि पूजा अर्चना की गई। पुलिस लाइन जांजगीर में पूजा कार्यक्रम में यहां अति पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार जायसवाल सहित कई पुलिस अधिकारी और पुलिस कार्यालय के स्टाफ मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि पुलिस लाइन में पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर सभी लोग मौजूद रहे। खबर रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विजयदशमी के शुभ अवसर पर अपने निवास कार्यालय में आयोजित शस्त्र पूजन में शामिल हुए। उन्होंने विधि विधान से शस्त्रों की यहां पर पूजा की और शस्त्रों की पूजा अर्चना के बाद मां भगवती की आराधना की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सभी को विजयदशमी पर्व की शुभकामनाएं दी। इस दौरान मुख्यमंत्री सचिवालय और मुख्यमंत्री सुरक्षा के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस दौरान सभी लोगों ने यहां पर मां भगवती की पूजा अर्चना की। सीएम साय ने भी यहां पर सभी शस्त्रों की पूजा करते हुए विजयदशमी पर्व को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस मौके पर उनके साथ कई और उनके जानने वाले और कई उनके मंत्रीगण शामिल रहे।
आज विजयादशमी है। समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को विजयादशमी दशहरा की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये पर्व असत्य में सत्य की जीत का पर्व है, बुराई में अच्छाई की जीत का पर्व है। और आज हमने शस्त्र पूजा की है और विजयादशमी के दिन शस्त्र पूजा का रिवाज है। पुलिस डिपार्टमेंट में भी सभी अपने शस्त्रों की पूजा करते हैं और पुराने समय में राजा महाराजा भी आज के दिन में अपने शस्त्र की पूजा करते थे। रायपुर में परंपरागत तरीके से विजयदशमी के अवसर पर यहां शस्त्र पूजा की गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने सपरिवार पूजा अर्चना की। इस अवसर पर जिले के सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान हर्ष फायर भी किए गए। आपको बता दें कि बुराई पर अच्छाई की जीत के इस उत्सव पर पुलिस अधीक्षक ने सभी को दशहरा पर्व की शुभकामनाएं भी दी। पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने बताया कि हर साल शस्त्र पूजा की जाती है। पुलिस में यहाँ जानते हैं कि शस्त्र का उपयोग होता है। जरूरत पड़ने पर लोगों की रक्षा के लिए शस्त्र उठाए जाते हैं। विजयादशमी के दिन ये कस्टमरी तरीके से हम लोग हर साल ये शस्त्र पूजा करते हैं और पुलिस में आप जानते हैं कि शस्त्रों का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हम लोग जरूरत पड़ने पर लोगों की रक्षा के लिए शस्त्र भी उठाते हैं और उसको यूज करते हैं। विजयादशमी के दिन शस्त्र पूजा करके हम लोग विजयादशमी का त्यौहार पुलिस लाइनों में हर जगह मनाया जाता है। आज पुलिस लाइन रायपुर में भी ये त्यौहार मनाया गया। सर, कई थानों में जो है शस्त्र भी नहीं है थाना प्रभारियों के पास। शस्त्रों की देखा जाए तो बहुत पर्याप्त शस्त्र हैं, जितने होने चाहिए उससे ज्यादा हैं और ये जरूरत पड़ने पे थाना प्रभारियों को इशू तो होता ही है, जरूरत पड़ने पे यूज भी किया जाता है। और आज विजयादशमी के दिन उद्देश्य यही रहता है कि हम चूंकि शस्त्रों का उपयोग करते हैं लोगों की रक्षा के लिए, तो विजयादशमी का त्योहार इसलिए हम लोग शस्त्रों की पूजा करके मनाते हैं। क्या संदेश देंगे आज विजयादशमी? पूरे जिले वासियों को विजयादशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके जीवन में विजयादशमी का त्योहार खुशियां लेके आए। जिस तरह से यह असत्य पे सत्य की विजय है, इसको उस तरह से सेलिब्रेट करें और अपने अंदर के राम को जगाएं, रावण को मारें। एक सर वो संदेश भी कि पुलिस तत्पर है, आप सुरक्षित होकर के आप निश्चिंत होकर के मना सकते हैं। बिल्कुल, आप जिले में हम लोग रायपुर पुलिस लगातार लोगों के लिए काम कर रही है और हर तरह से हम लोग तैयार रहते हैं। आज विजयादशमी का भी त्यौहार है और हर त्योहार और खुशियों को त्यौहार जब लोग मनाते हैं तो हम उनकी रक्षा के लिए भी तैयार रहते हैं। आज भी हमारा पुलिस बल पूरे जिले में लगभग हर जगह पे तैनात रहेगा ताकि लोग विजयादशमी का त्यौहार अच्छे से मना पाए। छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत को पहले कांग्रेस के कार्यकाल में हुए घोटालों का जवाब देना चाहिए, फिर हमारी सरकार की वो चिंता करे। उन्होंने घोटाले की बात को गलत बताते हुए साफ तौर पर कहा कि संग्रहण केंद्र में जमा धान को यहां घोटाला बताया जा रहा है। खाद्य मंत्री ने समर्थन मूल्य पर धान खरीद की तारीखों के संबंध में कहा कि मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में धान खरीदी पर चर्चा हुई है। 15 नवंबर या 1 दिसंबर को धान खरीदी की शुरुआत की जाएगी और इस पर अंतिम फैसला कैबिनेट की ओर से लिया जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन कठोर कार्रवाई करेंगे और FIR भी दर्ज कराएंगे। फिर मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक हुआ है, उस बैठक में चर्चा हुआ है। चर्चा में ये बात सामने आया है कि 1 नवंबर या 15 नवंबर या 1 दिसंबर को धान खरीदी प्रारंभ किया जाए, इसका फैसला कैबिनेट में होना है, यह निर्णय लिया गया। लगातार एक और शिकायत बोल रही है कि 1 तारीख को शुरू होना चाहिए और 200 क्विंटल धान खरीदने की बात कर रहे हैं। विपक्ष का काम है विपक्ष करना, लेकिन जो निर्णय हुआ है उस बात को मैं यहाँ रख रहा हूँ, उसका निर्णय कैबिनेट में होना है।
चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।